नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक एक बार अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो कड़ी देखी थी प्रकाश की, मानव नेत्र हमने कल देख लिया था। मैं आपको एक सूचना देने वाला था कि अभी जो यूपीपीसीएस है, इसका जो एग्जाम है वो 14 मई को होने जा रहा है। और इसमें जो हमारा साइंस का पोर्शन है, या हम कहिएगा 20 से 22 जो क्वेश्चन है वो इस जनरल साइंस से आते हैं। उस जनरल साइंस का बहुत बड़ा महत्व है यूपीपीसीएस में। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपीपीसीएस ही नहीं, जो आगे आने वाली जो रेलवे की भर्ती परीक्षा है उस रेलवे में भी इसका योगदान रहेगा। एसएससी के जितने भी आगे एग्जाम होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो, उसमें भी इसका रोल क्या है, एक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जनरल साइंस का ये पोर्शन आता है। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, ये इन जो भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, ये जो भर्तियां आने वाली हैं, इनके लिए तो क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इस चैनल को एक तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करते चलना है, ताकि ये जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हर बच्चे तक पहुंच जाएं, हर बच्चे को इसका क्या मिलता रहे, लाभ मिलता रहे। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सारांश क्लासेस के नाम से ये चैनल है हमारा, और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर कक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। अब जो हमारा बात कर रहे थे मानव नेत्र की, उस मानव नेत्र के बाद हम देखेंगे आज कि जो नेत्र दोष हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं नेत्र से संबंधित, उनकी आज हम चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बिंदु आता है आपका, एक होता है निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वो बिंदु जहां तक क्या किया जा सके, वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सके। नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वो बिंदु है कोई, जहां तक हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाए, सस्पष्ट उसको देखा जा सके, वो हमारा निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 25 सेंटीमीटर तक की जो दूरी है, वहां तक हम, वो न्यूनतम दूरी है। अगर उससे हम ज्यादा करेंगे, उससे कम करेंगे, या मान लो आपने इसको 20 कर दिया या 15 कर दिया, तो वस्तु इतनी सुगमता से हमें दिखाई नहीं देगी, इतनी सुस्पष्ट हमें दिखाई नहीं देगी। तो वो न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु का मान कितना हो गया आपका, 25 सेंटीमीटर हो गया। एक होता है दूर बिंदु। ये दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु होता है कि नेत्र से अधिकतम दूरी, ये था आपका न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी पर स्थित, जबकि ये क्या है, नेत्र से अधिकतम दूरी, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, दूर बिंदु। कि नेत्र से अधिकतम दूरी पर कोई बिंदु होगा, अधिकतम दूरी पर, वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, दूर बिंदु। वहां तक हम क्या कर पाते हैं, सुस्पष्ट देख पाए हमारे नेत्र, वो बिंदु दूर बिंदु कहलाता है। और इसका मान कितना होता है, ये अनंत तक होता है। ये कहां तक होता है, अनंत तक। इसका मतलब हम अनंत दूरी तक क्या कर पाते हैं, अधिकतम दूरी हो सकती है, कहीं तक भी हम देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम दूरी का मान कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में आता है एक दृष्टिपरास। हमारा जो नेत्र का क्षेत्र होगा कि कहां से कहां तक हम देख पाए, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की जो दूरी होगी, वहां तक हम देख पाए, वो हमारा क्या कहलाता है, दृष्टिपरास कहलाता है। किस किस के बिंदुओं के, निकट बिंदु और दूर बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होगी, वो दूरी हमारी क्या कहलाती है, दृष्टिपरास कहलाती है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की जो दूरी होगी बीच की, वो दूरी क्या कहलाएगी, दृष्टिपरास कहलाएगी। उसके बाद में आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है कि जो हमारा नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, वो फोकस दूरी
जब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को जो समायोजित कर ले, वो समायोजित करने की जो क्षमता है, समायोजन का मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है और फोकस दूरी को घटा भी सकता है परिस्थितियों के हिसाब से। तो समंजन क्षमता का मतलब हो गया नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है, वो क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। और जब इस समंजन क्षमता में परिवर्तन हो जाए, कमी हो जाए, तो नेत्र से संबंधित दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। उसी की आज हम चर्चा मुख्यतः करने जा रहे हैं। तो समंजन क्षमता हो गया नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोष की। सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जैसा कि इसका नाम है वैसा इसमें दोष होता नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि उल्टा है, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की जो वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो दोष क्या है इसमें, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। किस प्रकार के दोष में, निकट दृष्टि दोष में। तो इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की जो वस्तुएं होंगी, दूर की वस्तुएं वो साफ दिखाई नहीं देती, वो साफ दिखाई नहीं देती। कौन से दोष में, निकट दृष्टि दोष में। और जो प्रतिबिंब बनना होता है रेटिना पर, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनना होता है। लेकिन इस दोष में क्या होगा कि इस दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वो प्रतिबिंब रेटिना से क्या बन जाता है, पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। और जो दूर बिंदु था, वो दूर बिंदु जो अनंत था, वो दूर बिंदु क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। इसी वजह से दूर की वस्तुएं क्या नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं। तो दूर बिंदु क्या आ जाता है, निकट आ जाता है। दूर बिंदु क्या आ जाता है, निकट आ जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्यों हुई कि भी निकट की साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है और जो निकट बिंदु है वो क्या आ जाता है, दूर बिंदु है वो क्या आ जाता है, निकट आ जाता है। इसका कारण क्या है, एक तो जो नेत्रक गोलक होता है, वो जो नेत्रक गोलक है वो हो जाता है लंबा। जब नेत्रक गोलक लंबा हो जाता है, और दूसरा कि जो इस नेत्रक गोलक की जो वक्रता है, जो वक्रता है, लंबा हो जाने से वक्रता बढ़ जाती है। और जब वक्रता बढ़ जाती है तो जो फोकस दूरी होगी, वो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, या फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। इस कारण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब जब फोकस दूरी घट जाएगी तो जो प्रतिबिंब जाना होता था रेटिना पर, वो रेटिना पर नहीं जा पाता। फोकस दूरी कम है तो प्रतिबिंब कहां बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब कहां बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसका उपचार कैसे करें, तो इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम अवतल लेंस का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। अवतल लेंस के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। कौन से लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। बात करते हैं दूसरा जो दृष्टि दोष है, वो है दूर दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, निकट की दिखाई देती हैं। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जैसे कि यदि हम बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन क्या होगा, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जो प्रतिबिंब बनना होता है, जो प्रतिबिंब बनना होता है आपका कहां, रेटिना पर, वो बनता है रेटिना के पीछे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के पीछे। और जो निकट बिंदु है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उसमें दूर बिंदु निकट हो गया था, इसमें निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना होता है वो कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, उसमें क्या बन गया था, रेटिना से पहले। कारण था उसका कि इसमें जो दूर बिंदु था वो निकट आ गया था, इसमें दूर निकट बिंदु क्या हो गया, बढ़ गया। तो दूर बिंदु बढ़ जाने से प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है, पीछे बनता है। इसके यदि कारण की बात करें हम कि इसका क्या कारण है, तो इसके कारण में क्या होगा कि जो वक्रता, जो नेत्रक गोलक है, वो नेत्रक गोलक छोटा हो जाता है। और जब नेत्रक गोलक छोटा हो जाएगा तो उसकी वक्रता क्या हो जाएगी, घट जाती है। नेत्रक गोलक की जो वक्रता है वो क्या हो जाएगी, घट जाती है। और जब वक्रता घट जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, नेत्र गोलक की जो फोकस दूरी है, या नेत्र लेंस भी कह सकते हैं, कि फोकस जो दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना होता है वो रेटिना के कहां बन जाता है, पीछे बन जाता है। इसका उपचार क्या करें, तो इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। तो उसमें कौन सा लेंस था, अवतल था, इसमें कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। नेत्र दृष्टि दोष में जो तीसरा है वो आता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोष होता है ये एक तो कब आएगा, जब व्यक्ति की आयु बढ़ने लगती है। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ में ये रोग उत्पन्न होता है। आयु बढ़ेगी तो आयु बढ़ने के साथ इसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, आयु जब बढ़ती है तो आयु बढ़ने के कारण समंजन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समंजन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और आयु बढ़ने से समंजन क्षमता में कमी आ जाएगी। इसका यदि कारण, अच्छा, जब समंजन क्षमता में कमी आ जाएगी तो होगा क्या कि इसमें दूर व निकट दोनों की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब कि इस दोष में निकट और दूर दोनों की जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी और समंजन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण एक तो कल हमने जब नेत्र लेंस देखा था तो नेत्र लेंस को हमने देखा था कि नेत्र लेंस एक पक्षमाभी जो कोशिकाएं होती हैं, पक्षमाभी जो मांसपेशियां होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, जकड़ा रहता है। तो जब उनमें क्या आ जाएगी,
दुर्बलता आ जाएगी, उनमें कमजोर हो जाएंगी वो, तो उनके कमजोर होने से वो जो नेत्र लेंस है उसके जो समायोजित करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो पहला हम लिख सकते हैं कि जो पक्षमाभी जो मांसपेशियां या पक्षमाभी जो पेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। एक तो ये इसका कारण है, और दूसरा कारण क्या है इसका कि जो नेत्र लेंस है उस नेत्र लेंस के लचीलेपन में क्या आ जाएगी, लचीलेपन में कमी आ जाती है, लचीलेपन में कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका उपचार कैसे करें? इसके उपचार के लिए हम द्विफोक्सीय लेंस, द्विफोक्सीय लेंस का क्या करते हैं, द्विफोक्सीय लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। द्विफोक्सीय लेंस, इसमें क्या होगा कि इसमें ऊपर की तरफ होगा अवतल और नीचे की तरफ क्या होगा, उत्तल होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, इसमें अवतल होगा और नीचे की वाली तरफ क्या होगा, उत्तल लेंस होता है। उस एक ही लेंस में, एक ही चश्मे में क्या होते हैं, दोनों लेंस होते हैं, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। तो यदि ये दोनों ही प्रकार के दोष हैं, निकट और दूर दोनों ही, तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और इसके उपयोग के लिए द्विफोक्सीय लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद में आता है एक जो और दोष है जिसे हम कहते हैं दृष्टि विषमय दोष या अविंदुकता, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि विषमय, दृष्टि विषमय, या इसका एक नाम और भी है अविंदुकता, जिसका एक नाम और क्या है, अविंदुकता है। इसमें क्या होगा, इस रोग में होता यह है कि समान दूरी पर मान लो कोई दो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यदि कोई रेखाएं रखी हुई हैं, तो उनमें वो क्या नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता, उसे पता नहीं लग पाता है कि ये ऊर्ध्वाधर हैं या फिर क्षैतिज हैं। ये मान लो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और ये मान लो आपकी क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं। तो इन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो समान दूरी पर रखी हैं, उन दूरियों में क्या नहीं कर पाएगा, उन स्थितियों में विभेद नहीं कर पाएगा कि ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं या क्षैतिज रेखाएं हैं। जब इस प्रकार का दोष हो तो उस दोष को अविंदुकता या दृष्टि विषमय दोष कहते हैं, जिसमें व्यक्ति समान दूरी पर रखी हुई, इसमें लिख देता हूं मैं, समान दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता, इसे दृष्टि विषमय यह क्या कहते हैं, अविंदुकता दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो कॉर्निया है उस कॉर्निया की गोलाई में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता की वजह से ये दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसका उपचार करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। सिलेंड्रिकल आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि सिलेंड्रिकल है, इसका मतलब कौन सा दोष है, दृष्टि विषमय दोष है, उसको बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा उस रोग का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो ये है आपका कौन सा रोग, दृष्टि विषमय दोष। अंतिम है आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस है वो नेत्र लेंस जब क्या हो जाए, धुंधला हो जाए, मोतियाबिंद में क्या होगा, इस मोतियाबिंद में क्या होगा कि नेत्र लेंस जब धुंधला हो जाए, दूधिया हो जाए, तो उसकी पारदर्शिता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और वो प्रकाश को अपवर्तन की बजाय क्या करने लगता है, परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं।
क्या होगा कि नेत्र लेंस के दूधिया और धुंधला हो जाने से और उसकी पारदर्शिता में कमी आ जाने से प्रकाश की अपवर्तन के स्थान पर क्या होने लगता है, परावर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, नेत्र लेंस हो जाएगा दूधिया व धुंधला, जिससे क्या होगी, पारदर्शिता में क्या आ जाएगी, पारदर्शिता में कमी हो जाएगी और प्रकाश का क्या होने लगता है, प्रकाश का अपवर्तन के स्थान पर क्या हो जाता है, परावर्तन होने लगता है। अपवर्तन के स्थान पर क्या होने लगता है, परावर्तन होने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसका उपचार की यदि हम बात करें तो इसका उपचार कैसे किया जाएगा, तो ऑपरेशन के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा क्या करेगा, ये जो खराब लेंस है इसको हटा दिया जाता है और नए लेंस को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसे इंट्रा ओक्यूलर लेंस भी कहते हैं। इंट्रा ओक्यूलर लेंस, इंट्रा ओक्यूलर लेंस भी इसको कहा जाता है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस भी इसको कहा जाता है, जो नया लेंस डाला गया है। तो ये था आपका कौन सा, मोतियाबिंद। अब एक और मैं आपको बात बताने वाला था कि जो चश्मे का नंबर होता है, कल मैंने आपको बताया था कि लेंस की जो क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इस लेंस की क्षमता को हमने नाम क्या दिया था, चश्मे का नंबर भी हम इसको कहते हैं, लेंस की क्षमता, जिसे हम चश्मे का क्या भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं। इसकी हमने कल बात की थी। देखो जो दोष है हमें पता चल जाएगा, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो अवतल होता है उसकी लेंस की क्षमता माइनस में होती है और जो उत्तल लेंस होता है उस उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होती है, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। इसका मतलब चश्मे का नंबर यदि प्लस का है तो कौन सा लेंस लगा होगा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का उपयोग हम कहां करते हैं, अभी मैंने बताया था, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं, डॉक्टर बनाने जा रहा हूं आपको, देखो कि मान लो किसी व्यक्ति को चढ़ा हुआ है चश्मा प्लस वाला, कि भी उसको नंबरिंग उसके चश्मे की क्या है, प्लस की है। प्लस की जब नंबरिंग है तो यहां से देखेंगे हमें पता चल गया उत्तल लेंस प्लस वाला होता है, तो हम बता देंगे लेंस के भी आपके, हम गए हमने बता दिया कि सर आपको तो क्या लगा हुआ है, उत्तल लेंस है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें लेंस नहीं पूछना, हमें तो ये बताओ कि हमें दोष कौन सा है, कहां की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो हमने देखा कि ये तो दूरदृष्टि दोष में, उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस पर गए, दूरदृष्टि दोष देखा कि भी उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में करते हैं और दूरदृष्टि में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का। उसके चश्मे का नंबर क्या होगा, प्लस। तो प्लस वाले के चश्मे वाले को आप बता सकते हो कि सर आपको तो कौन से नहीं दिखाई देती, निकट रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जबकि अवतल में क्या हो जाएगा, अवतल में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो यदि किसी व्यक्ति को दूर की दिखाई नहीं देती हैं तो उसके चश्मे का निशान, नंबरिंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में होगी। और लेंस का क्या होगा, अवतल लेंस होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि चश्मे के नंबर प्लस के हैं, माइनस के, और उसको किस प्रकार का दोष है। बात समझ रहे हो मेरी। तो अब आपका जो नैतिक कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कक्षाएं हम
मोटिवेशन के रूप में हम भी उन कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा लगा सके, हमें एक प्रेरणा मिले कि वास्तव में बच्चे इस कक्षाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो हम भी फिर क्या करेंगे कि लगातार कक्षाएं आपकी जारी रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकती है कि जो भी आपका सुझाव रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।